तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ फिर से आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। सो गाइज़, आपको जो आज पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, क्लास 10th के बेसिस से। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि पहला वीडियो का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गया था, जिसके कारण ये वीडियो फिर से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं। देन ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है ना। ये पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को। लेकिन सबसे पहले मैं जो पहला वीडियो था वो चूँकि क्वालिटी ख़राब हो गया था, उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। तो आज सिर्फ ऐसे ही आपको ध्यान से फिर से समझा देते हैं, ताकि आपका जो क्लियर में जो डाउट हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो दिख नहीं रहा था अच्छा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो चलता है, विद्युत किसके कारण चलता है? एट ऑफ ऑल सब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आवेश के कारण चलता है ना, आवेश के कारण चलता है। तो सबसे पहले आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। आवेश क्या होता है? तो आवेश वह आंतरिक कारण है जो किसी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है, उसको आवेश कहते हैं। और आवेश जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्लियर है? नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विद्युत आवेश का दो महत्वपूर्ण गुण था। हमने पिछला वीडियो में भी आपको समझाया था इस चीज़ को। तो दो आवेश का जो दो गुण है वो निम्नलिखित है। पहला गुण ये कहेंगे कि प्लस आवेश यानी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, या यूँ कहें माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। इसका मतलब ये दोनों ये हुआ कि ये दोनों एक जैसा चार्ज है, ये भी दोनों एक जैसा चार्ज है। इसको सजातीय आवेश कहते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है? और दूसरा है ये जो विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश कहने का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट आवेश, यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, या फिर यूँ कहें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। तो एट ऑफ ऑल विद्युत धारा को हम आपको परिभाषा समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि विद्युत धारा में एक जो इसका फॉर्मूला है उसको समझिएगा। तो I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। Q का मतलब होता है आवेश, ठीक है, आवेश। और T मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है। तो आवेश बटे समय। तो समय यदि इकाई होगा, यदि इकाई समय में कोई भी चालक तार से या कोई भी तार से जितना भी विद्युत आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर है? यही डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला से ही हम लोग इसका डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इकाई समय में समय इकाई होना चाहिए, है ना। जितना भी आवेश किसी चालक से प्रवाहित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से एक बार डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला हो गया प्रवाहित आवेश बटे लिया गया समय। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें थोड़ा सा और एक चर्चा करते हैं। जो विद्युत आवेश है इसका एसआई मात्रक होता है, सॉरी आवेश नहीं, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लोग कूलाम कहते हैं, ऐसे तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे, ए से। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है उसको परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है ना गाइस। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है फाइनली, है ना। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा का 1 एम्पियर किसको कहता है। 1 एम्पियर को यदि हम परिभाषित करें, हमने जस्ट आपको एक फार्मूला भी बताया कि I बराबर फार्मूला होता है Q/T, है ना। तो वहीं से Q मतलब हो गया आवेश, T मतलब हो गया टाइम। आवेश यदि 1 कूलाम हो और टाइम यदि 1 सेकेंड लगे, कहने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड कूलाम को प्रवाहित होने के लिए यदि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने के लिए यदि 1 सेकेंड का टाइम लगता है, तब हम कहेंगे उस चालक तार में या उस चालक में
प्रवाहित जो धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल यही चीज़ डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश संचरित होती है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं या एम्पियर कहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। विद्युत परिपथ में जो विद्युत सेल है, बल्ब है, एमीटर है और स्विच है, उसको दर्शाते हुए एक परिपथ का आरेख खींचने के लिए बोला जा रहा है। तो हम ध्यान देंगे, विद्युत धारा का सतत या बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का सतत या बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ का आप यहाँ पे जैसे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ, यहाँ पर एक बैटरी या सेल लगा हुआ, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ और यहाँ पर एक कुंजी लगा हुआ। कुंजी मतलब स्विच होता है ना, स्विच लगा हुआ। तो इस तरह का जो परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ में मेनली जो है ये 2-3 चीज़ें जो होती है कंपलसरी होती है, तब एक विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। तो परिपथ चाहे खुला हो या बंद हो, है ना, तो उसमें विद्युत धारा चले या ना चले, लेकिन ये जो है वो क्या कहलाएगा, विद्युत का परिपथ कहलाएगा। परिपथ मतलब परिपथ का कहने का मतलब है कि जिस रास्ते से अगर विद्युत पार प्रवाहित होता है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्विच का क्या काम होता है? तो भाई मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ पर स्विच था। तो स्विच का जो काम होता है वो स्विच क्या करता है, बैटरी, स्विच जो है सेल तथा बल्ब के बीच के संबंध को जोड़ता है या तोड़ता है। घर पे भी स्विच का आप यूज़ तो जान ही रहे, या तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को चालू करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग समझते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। सो गाइस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, विभव को मैं समझाने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस वीडियो में लिंक 1 और लिंक 2 का के 2 लिंक रहा होगा, या तो एक लिंक जो भी रहा होगा। पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके जल्दी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए ताकि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कोशिश करिए या तो आप मेरे नोट्स को अपना कॉपी में नोट कर लो, या नहीं तो किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाके इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लो। तो क्या होगा कि आप बढ़िया से पढ़ पाओगे। ऐसे जो मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो ऐसे इसको नोट्स अवेलेबल हो गया होगा। तो आप जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाया वो वीडियो के ज़रिए जो है समझिए, और पीडीएफ अवेलेबल किया गया है, नोट्स अवेलेबल कराई दी गई है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करिए। हमारा टेक्निकल टीम जो बहुत सपोर्ट कर रहा है कि आपके लिए पीडीएफ वगैरह भी बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। तो सभी चैप्टर का हम लोग जो है ना नोट्स जो है मैक्सिमम चैप्टर का बना चुके हैं, और भी आने वाला टाइम में हम लोग सभी चैप्टर का नोट्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो आप निश्चित रहिए, और हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला टाइम में आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, विभव किसे कहते हैं, है ना, वोल्टेज। तो सपोज करिए ये कोई चालक तार है जो आप घर में यूज कर रहे हैं। सपोज करिए ये कोई तार है, तो कोई भी तार में जब भी धारा प्रवाहित होता है ना तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तार के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान देंगे कि इसके कहने का मतलब विभव को समझाने के पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और थोड़ा सा समझिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है। तो ये कोई चालक तार है, और यहाँ कोई भी प्लस चार्ज जो है वो अनंत पर है। ये अनंत से इस प्लस चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य लगेगा, कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो अनंत से इस बिंदु पर, है ना, प्लस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य किया गया होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। आप परिभाषा को ध्यान से देखिए, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर है। सो गाइस चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको डिस्कस करते हैं, बढ़िया से आप समझेंगे। वही बात है, विद्युत विभव और विभवांतर मतलब सेम ही चीज़ है। थोड़ा सा आप इसको विभवांतर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सपोज करिए ये कोई चालक है या तार है, और अभी जो आपको प्लस चार्ज था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने अनंत से क्या करा था, यहाँ पर अनंत में कोई प्लस आवेश था, धनावेश था। इस धनावेश को क्या करा आपने कि यहाँ से यहाँ पर ले आया, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले आया इस चार्ज को। अब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पर लाया,
जैसे अपने यहाँ पर लाया, उसके बाद इसी आवेश को यहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगा या फिर कुछ ना कुछ काम लगेगा, है ना। कार्य जितना भी कार्य लगेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, सपोज करिए ये बिंदु ए है, ठीक है, सपोज करिए ये बिंदु आपका क्या है, ए बिंदु है, और ए बिंदु से बिंदु बी पर आपका जो है अब क्या हो रहा है, प्लस चार्ज यानी धन आवेश जो है पहुँच रहा। तो यहाँ पर जितना भी कार्य लगेगा आने में, उसी को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, सॉरी विभवांतर कहेंगे। यानी कि यहाँ इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मतलब वोल्ट ही होता है क्योंकि वो विभव ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे इसका क्या मतलब है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये साफ साफ मतलब यह हुआ कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच यदि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, क्लियर है ना बाबू। तो यहाँ पे फिर से आपको समझा देते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने के लिए कितना कार्य करे, 1 जूल ही कार्य करे। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ हुआ कि धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी उन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट का विभवांतर है, क्लियर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पर सिर्फ हम आपको ओम का नियम बता रहे हैं, आगे जो है इसका डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे हम बताएंगे कि ओम का नियम को प्रूफ भी करना है, कैसे प्रूफ किया जाता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम का नियम और आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किसको कहते हैं, हाँ, या ओम का नियम क्या है, ओम क्या नियम अपना बताया था। तो जो साइंटिस्ट ओम है वो अपने नियम के बारे में ये बता रहे हैं कि ताप यदि नियत हो, यानी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक का सिरा है ना, उसके बीच में जो भी विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका विभवांतर दिख रहा है भी, है ना, उसमें जो धारा है वो क्या है, आई। समानुपाती का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, आप सभी जानते हैं। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर यानी जो वोल्टेज होगा वो उसमें प्रवाहित धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से समानुपाती का यदि चिन्ह यहाँ पर जो दिया है समानुपाती का चिन्ह, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और उसका यदि आप इक्वल लगाएंगे तो आपको अपने मन से आप ये बात को भली भांति जानते हैं कि यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लाते हैं तो अपने मन से कोई ना कोई कांस्टेंट को गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट गुना करा है वो है आर एक नियतांक है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। इसी आर को हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस के नाम से, ठीक है ना। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। तो आप यहाँ से इसी फॉर्मेशन से हम लोग एक जो फार्मूला फिर से बनाते हैं, ध्यान देंगे, V=I×R हो गया। ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस फार्मूला को। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला है। V=IR यदि हो गया तो यहाँ से क्या करते हैं, I का वैल्यू निकालिएगा तो R जो है ये इस पट्टी आ जाएगा, यानी V/R हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। यदि आपको R निकालने बोलेगा तो आप V/I कर दीजिएगा, ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ओम का जो नियम है वो सिर्फ ओम का नियम समझ में आया होगा। ओम का नियम का जो प्रूफ है वो हम आगे इसी वीडियो में या इसी चैप्टर के अगले पार्ट में ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, ओम का नियम को भी। अब देखिए ओम का नियम को परिभाषित हमने करा, अब समझते हैं ओम क्या होता है, व्हाट इज ओम, ओम क्या है। तो ओम को समझते हैं, ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से हम लोग ओम को परिभाषित करते हैं। यहाँ से आर का जो फार्मूला होगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होगा कि R=V/I होगा। बोलो यस कि नो, होगा ना, R=V/I। तो आप समझिएगा यहाँ पर जो विभवांतर है, यहाँ पर जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट जो है 1 एम्पियर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम का होगा, क्लियर है ना। ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर वोल्टेज 1 वोल्ट होना चाहिए और उसमें जो धारा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा होगा। तब हम कहेंगे वहाँ जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम का प्रतिरोध है।
चलिए यहाँ पर आपको यहाँ एक नया बात समझ में आ रहा होगा कि प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध है क्या। तो चलिए आगे हम लोग इसी क्वेश्चन में चर्चा करेंगे प्रतिरोध क्या है। उसके पहले मैं आपको ये सवाल को डिस्कस कर देता हूँ। ओम का नियम में अभी आपने जस्ट पढ़ा कि ओम का नियम में ताप को नियत रखा जाता है ना। तो ताप को नियत या अचर क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण होता है? यह कारण है कि यदि ताप को बदल दिया जाएगा, यानी ताप को बदलने पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे कि धारा का सही मान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात एक साथ कई मान बदल जाता है। इसलिए ताप को हमेशा क्या किया जाता है, नियत रखा जाता है। और ओम का नियम में हमेशा ताप को नियत रखना ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो धारा का मान सही वो नहीं दे पाएगा। अगला आपको हर बार अभी आपको प्रतिरोध का चर्चा आ रहा था, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा था आर से, वो प्रतिरोध के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर है आपके सामने वो वीडियो, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रतिरोध का, ठीक है। तो सवाल डिस्कस करते हैं, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, और किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध का काम होता है कि वो धारा के प्रवाह को क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, ओम होता है। हमने जस्ट आपको वहाँ भी पढ़ाया था ओम का नियम में, क्योंकि वहीं से ना प्रतिरोध आया था। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है, ओम। और यहाँ पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है ना। पहला जो हम लोग देख रहे हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला नंबर है चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, चालक तार की लंबाई पर। इसका मतलब ये हुआ कि तार का यदि लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये हो जाए, दूसरा ये है पॉइंट नंबर 2, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और तीसरा पॉइंट ये है कि पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ किस धातु का बना हुआ, यदि वो सोना का है, यदि वो लोहा का है, यानी कि चालक जो भी चीज़ का होगा उस पदार्थ का प्रकृति पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। सपोज करिए लोहा का कोई तार है और तांबा का तार है, तो आप सभी जानते हैं कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो सबसे अधिक किस में होगा, लोहा और तांबा का यदि हम बात करें तो धारा जो है सर्वाधिक तांबा में ही प्रवाहित होगा, है ना। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो उस धातु पर भी निर्भर करता है, यानी पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, प्रतिरोधकता किसको कहते हैं। तो प्रतिरोधकता को एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक के इकाई लंबाई, है ना, चालक के इकाई लंबाई में इकाई लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक का मतलब तार, है ना, के इकाई लंबाई में प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई भी चालक तार का इकाई लंबाई है, जैसे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के बीच में जितना भी प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं, या फिर इसी में अभी और आगे है को। तो किसी चालक का जो प्रतिरोधकता था, प्रतिरोधकता को हम लोग डिफाइन किए, उसी का और भी है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई का समानुपाती होता है और उसके मोटाई का विलोमानुपाती होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। यानी प्रतिरोध जो है वो लंबाई का समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब जितना लंबा तार खिंचाएगा, तार का लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और तार का मोटाई जितना अधिक होगा तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो प्रतिरोध जो है वो एल का समानुपाती होता है, लेंथ ऑफ वायर, और जो ए है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको सपोज करो, इसको समीकरण 1 मानते हैं, है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है।
समीकरण 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो R बराबर जो है हमको ऐसा मिलेगा, R इक्वल टू L इंटू 1/A, है ना। तो फाइनली जो होगा हम लोग के पास R बराबर L/A होगा। और फिर हमने क्या बोला कि जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ अपने मन से कांस्टेंट गुना होता है। जो कांस्टेंट को हमने यहाँ रखा है वो है ये रो जो होता है इस तरह का थोड़ा सा होता है, ना ही ई होता है ना ही पी होता है, उसके मिडिल में आप जो समझिए इस तरह का जो सिंबल होता है वो रो होता है, रो, ठीक है ना। रो जो स्थिरांक है, इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है आप ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप भली भांति जानते हैं विद्युत चालकता, विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं। तो विद्युत चालक पदार्थ किसको कहते हैं, जिन पदार्थ से होकर मुक्त रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको विद्युत चालक पदार्थ कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, फलाना फलाना बहुत सारा इस तरह है। विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहेंगे, जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखा लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। क्लियर है। नेक्स्ट अर्धचालक पदार्थ किसको कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिनमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कम विद्युत चालकता होने के कारण इस तरह के पदार्थ से होकर विद्युत का जो प्रवाह होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। यानी इस पदार्थ से होकर कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ ऐसा धातु होता है जिनमें कम ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालक किसको कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर भी जो है निम्न ताप पर भी विद्युत धारा का गमन अच्छी तरह से होता है। क्लियर है। यहाँ पर है वैसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन होता है उसे अति चालक कहते हैं। जैसे शीशा, जिंक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शीशा समझ लेते हैं, ये जो घर का खिड़की और दरवाजे में जो शीशा लगा है वो शीशा नहीं होता। शीशा वो अलग चीज़ है, धातु वाले। जब चैप्टर हम आपको डिस्कस करेंगे तब हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। या पीरियोडिक टेबल जब डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए ध्यान देंगे। कूलाम का नियम लिखें एवं व्याख्या करें। कूलाम का नियम क्या कहता है, सपोज करिए आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कूलाम का नियम, ये कोई दो आवेश है ना, ये कोई आपका दो आवेश है, ठीक है। जिस आवेश का नाम हमने रखा है Q1 और दूसरा आवेश का नाम हमने रखा है Q2। क्लियर है। और इसके जो दोनों आवेश का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। R दूरी है दोनों के बीच का, ठीक है ना। तो ये जो आपका कूलाम है ये कहते हैं किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब F फोर्स है ना, उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दैट मीन्स कि F जो है वो समानुपाती किसका होगा, दोनों आवेश, यानी पहला आवेश Q1 था, दूसरा आवेश Q2 था, Q1 इंटू Q2। फिर बोलता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो F जो है बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का R² हो गया, ये तो समानुपाती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो 1/R² हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/R²। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। उसी प्रकार जब हम समीकरण 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आएगा F समानुपाती Q1 F समानुपाती Q1 है ना इंटू Q2 बटे नीचे में 1 था और यहाँ जो समीकरण 2 में है R²। तो फाइनली आपके पास आएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R², ठीक है। फिर हम लोग जब समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती का जब हम लोग चिन्ह हटाएंगे तो उसके प्लेस पर क्या आएगा, आप सभी जानते हैं, उसके प्लेस पर एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने यूज करा है वो K है ना, K है। बहुत सारे बच्चे क्लास में मुझे पूछते हैं कि सर जो कांस्टेंट होता है वो कुछ भी ले सकते हैं क्या।
तो हाँ बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि जो साइंटिस्ट है वो एक कांस्टेंट को इसलिए चूज किया ताकि जब न्यूमेरिकल बनाएगा या फिर जब भी उसका वैल्यू आएगा, जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो रो ले लेते हैं, तो इस रो को हम लोग सभी जो भी विद्यार्थी है वो क्या समझ लेता है कि वो प्रतिरोधकता है, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंट नहीं लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स में, क्योंकि कोई तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए कांस्टेंट की जगह पर आप लोग को जो लिया गया है ऑलरेडी, जो माना गया है, उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका एक न्यूमेरिकल के लिए बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला हो गया, F = K × Q1 × Q2 / R²। क्लियर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की ओर डिस्कस करते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है।